29 अगस्त को थाईलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने पैटोंगटार्न शिनावात्रा को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन से एक फोन कॉल में अनएथिकल वे में बातचीत की थी, जो मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उन पर आरोप लगाया कि पैटोंगटार्न देश से अधिक अपने निजी रिश्तों को अहमियत दे रही है। उस कॉल में पैटोंगटार्न कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन को अंकल कह रही थीं और अपने ही देश के आर्मी कमांडर के विरुद्ध बोल रही थी। पैटोंगटार्न उस आर्मी कमांडर को अपोनेंट कह रही थी। थाईलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ऐसे ही कुछ और एलिगेशन के कारण 1 जुलाई को ही पैटोंगटार्न को प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया था, जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर युद्ध चल रहा था। आइए डिटेल में ये पूरा केस समझते हैं और ये भी समझते हैं कि कैसे थाईलैंड की कोर्ट इतनी पावरफुल है कि केवल 2 महीनों के अंदर ही अपने देश के प्रधानमंत्री को हटा दिया। सबसे पहले थाईलैंड और कंबोडिया के बीच के सीमा विवाद को समझते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का ये विवाद कोई नया नहीं है, अपितु इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। वास्तव में झगड़ा एक प्राचीन मंदिर प्रेह विहेयर और उसके आसपास की जमीन को लेकर है। ये डिस्प्यूट पहली बार तब शुरू हुआ जब 1904 में फ्रेंच कॉलोनी और थाईलैंड के बीच फ्रांको सियामी संधि में सीमा तय हुई। कंबोडिया उस समय तक फ्रेंच कॉलोनी का भाग हुआ करता था। उस संधि में फ्रेंच कॉलोनी और थाईलैंड के बीच सीमा ढंग से तय नहीं हुई थी। झगड़े का सबसे बड़ा कारण था प्राचीन अंगकोरियन प्रेह विहेयर मंदिर। फ्रांसीसी अधिकारियों ने जो नक्शा बनाया था उसमें यह मंदिर कंबोडिया की सीमा में दिखाया। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी यह फैसला सुनाया कि मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र कंबोडिया का हिस्सा है। थाईलैंड ने इसका विरोध किया कि यह नक्शा संधि के अनुसार नहीं है और अंगकोरियन प्रेह विहेयर मंदिर हमारी सीमा में आता है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने थाईलैंड के इस तर्क को नहीं माना। यही कारण है कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों के बीच उस समय से उस एरिया को लेकर विवाद है और दोनों देशों के बीच यदाकदा युद्ध भी होते रहते हैं। जुलाई 2025 में दोनों देशों की सीमा पर भयंकर लड़ाई भड़की, जिसमें आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक का प्रयोग किया गया। इस फाइट में दोनों देशों के दर्जनों लोग मारे गए और करीब 3 लाख से अधिक सिटीजन को अपने घर छोड़ने पड़े। हालांकि अभी दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की है, किंतु परिस्थितियां अस्थिर हैं। दोनों देशों के बीच हमेशा से रहने वाली ऐसी युद्ध की सिचुएशन में पैटोंगटार्न ने कंबोडिया के एक सीनियर लीडर को फोन किया और उसे अंकल कहकर संबोधित किया। यहाँ पर बहुतों का प्रश्न हो सकता है कि उसके और कंबोडियन लीडर हुन सेन के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग को किसने लीक किया। ये कॉल रिकॉर्डिंग खुद कंबोडियन लीडर हुन सेन ने लीक की थी। कॉल रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद थाईलैंड संसद के अपर हाउस के 36 सीनेटर ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पिटीशन डाली कि पैटोंगटार्न ने जिस तरह हमारे शत्रु देश कंबोडिया के एक लीडर को अंकल कहकर पुकारा और उससे हमारे देश के आर्मी कमांडर की निंदा की, यह देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाते और पैटोंगटार्न निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाती, इन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। जुलाई में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने पैटोंगटार्न को सस्पेंड किया था और 29 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। अब समझते हैं कि थाईलैंड की संसद और जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करते हैं और कैसे थाईलैंड की कोर्ट को इतनी पावर है कि 2 महीने में देश के प्रधानमंत्री को ही हटा दिया। थाईलैंड की संसद 2 भागों में बंटी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं और दूसरा सीनेट जिसे अपर हाउस भी कहते हैं। लोअर हाउस के सदस्यों को जनता सीधे चुनाव द्वारा चुनती है और अपर हाउस के सदस्यों को, जिन्हें सीनेटर कहा जाता है, इन्हें जनता नहीं चुनती है। सीनेटरों की नियुक्ति सेना और राजा की सहमति से होती है। ये सीनेटर अधिकतर रॉयलिस्ट, मिलिट्री समर्थक और कंजर्वेटिव होते हैं। इन्हें कंजर्वेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग अधिकतर राजा के समर्थक होते हैं और पुरानी राजशाही व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और किसी भी प्रकार के बदलाव या सुधार का विरोध करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अपर हाउस के सीनेटर यह चाहते हैं कि सत्ता हमेशा राजा, सेना और उनके समर्थकों के कंट्रोल में रहे और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बहुत मजबूत न बन पाए।
लोअर हाउस में कुल 500 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 400 सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और शेष 100 सदस्य चुनाव में मिले वोट प्रतिशत के अनुसार पार्टियों को अतिरिक्त सीटों के रूप में दिए जाते हैं। अपर हाउस में 250 सीनेटर होते हैं, जिनकी नियुक्ति सेना और राजा की सहमति से होती है। अब थाईलैंड के जुडिशल सिस्टम को समझते हैं। थाईलैंड की जुडिशियरी यानी न्यायपालिका 4 अलग अलग भागों में बंटी है: कोर्ट ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट्स। आम नागरिकों के झगड़े यानी सिविल डिस्प्यूट और आपराधिक मामले कोर्ट ऑफ जस्टिस हैंडल करता है। इस सिस्टम में 3 स्तर होते हैं, जैसे हमारे देश में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही थाईलैंड में कोर्ट ऑफ जस्टिस में 3 लेवल हैं: फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ अपील्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरे टाइप के कोर्ट होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। ये कोर्ट सरकार और नागरिकों के बीच होने वाले डिस्प्यूट देखती है। तीसरे कैटेगरी के कोर्ट होते हैं मिलिट्री कोर्ट्स। यहाँ केवल मिलिट्री पर्सनल और मिलिट्री केसेस की सुनवाई होती है। चौथी कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये कोर्ट बहुत पावरफुल होती है। इसमें 9 जज होते हैं, जिनकी नियुक्ति सीनेट यानी अपर हाउस के मेंबर्स के परामर्श पर थाईलैंड के राजा द्वारा की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट केवल संविधान से जुड़े मामलों को देखती है, जैसे कोई कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं है या प्रधानमंत्री ने नैतिक नियमों या संविधान का उल्लंघन तो नहीं किया है। पैटोंगटार्न शिनावात्रा को इसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसलों को फाइनल एंड बाइंडिंग माना जाता है। सभी को इसका पालन करना होता है और ये फैसले अपील योग्य नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट राजनीतिक मामलों में गहरा हस्तक्षेप करती रहती है, जैसे प्रधानमंत्री को हटाना, पार्टियों को भंग करना, चुनाव रोकना और अन्य कई संवैधानिक क्रियाएं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट द्वारा की जाती है। अब समझते हैं कि थाईलैंड में क्यों अभी भी कुछ सीमा तक राजशाही सिस्टम है और क्यों राजा का सरकार पर नियंत्रण रहता है। 1932 से पहले थाईलैंड में पूरी तरह राजशाही सिस्टम था, यानी असली सत्ता राजा और उनके दरबार के हाथ में होती थी। थाईलैंड के इतिहास में जाएं तो थाईलैंड में कई राजवंश हुए, जिनमें सबसे पहला और मुख्य था सुखोथाई वंश, जो 13वीं सदी से 15वीं सदी तक रहा। इसके बाद 400 सालों तक अयुत्थया वंश ने राज किया। 1767 में बर्मा ने अयुत्थया के शासन को समाप्त कर दिया तो थोड़े समय के लिए थोनबुरी साम्राज्य चला, जिसकी बागडोर राजा ताकसिन के हाथों में थी। फिर 1782 में जनरल चाओ फरया चाकरी ने सत्ता संभाली और खुद को राजा राम प्रथम घोषित किया। यहीं से शुरू हुआ चाकरी वंश, जो अब तक चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि थाईलैंड में राम शब्द कहाँ से आया और क्या राम का अर्थ रामायण वाले प्रभु श्री राम से है। 1782 में जब जनरल चाओ फरया चाकरी ने सत्ता संभाली और खुद को राम प्रथम घोषित किया तो उन्होंने अपना नाम राम यूं ही नहीं रखा, अपितु इसका संबंध रामायण से है। थाईलैंड में भी एक रामायण है जो रामाकियन नाम से जानी जाती है। प्राचीन समय में भारतवर्ष और खमेर साम्राज्य के बीच व्यापारिक रिश्ते हुआ करते थे और भारत के लोग यहाँ आते जाते रहते थे। खमेर साम्राज्य वर्तमान के थाईलैंड, कंबोडिया और आसपास के कुछ और क्षेत्रों को मिलकर बनता था। सभी लोग जानते होंगे कि कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए राम का अर्थ यहाँ पर रामायण के प्रभु श्री राम से ही है। यहाँ के राजाओं ने अपनी सत्ता को मजबूत दिखाने के लिए भारतीय संस्कृति अपनाई। वे स्वयं को देवताओं से जोड़ते, देवराज कहलाते और राम जैसे आदर्श राजा की छवि में स्वयं को प्रस्तुत करते। इसी कारण आज भी थाई राजा स्वयं को राम कहते हैं। 1782 में जनरल चाओ फरया चाकरी राम प्रथम ने सत्ता संभाली और बैंकॉक को राजधानी बनाया। राम प्रथम और उनके वंशजों ने ही आधुनिक थाईलैंड की नींव रखी और 1932 तक यही डायनेस्टी राजशाही के रूप में राज करती रही। लेकिन 1932 में पीपल्स पार्टी ने थाईलैंड में राजशाही समाप्त करने और लोकतांत्रिक सरकार चुनने के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया। उस समय के राजा राम सप्तम ने इस आंदोलन का विरोध नहीं किया और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की को स्वीकार कर लिया। 1932 के बाद से थाईलैंड में राजा के पास पूर्ण सत्ता नहीं होती है, लेकिन राजशाही बनी रहती है।
तब से राजा हेड ऑफ स्टेट है, यानी देश का प्रतीक। जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, लेकिन राजा को राष्ट्र की एकता, निरंतरता और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। थाई संविधान के अनुसार राजा राजनीति से ऊपर है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे तटस्थ रहें। थाईलैंड में ये राजशाही वंशानुगत है, यानी चाकरी वंशज ही राजा हो सकते हैं। वर्तमान समय में वहाँ के राजा वाजिरालोंगकोर्न हैं, जिन्हें राम दशम कहा जाता है। वो चाकरी वंशज ही हैं। थाईलैंड में राजा की आलोचना करना गंभीर अपराध माना जाता है और ऐसा करने पर जेल तक हो सकती है। हालांकि राजा को राजनैतिक दृष्टिकोण से तटस्थ समझा जाता है, किंतु राजा अक्सर पर्दे के पीछे सेना और नेताओं को इन्फ्लुएंस करता है। 1932 में राजशाही समाप्त कर संवैधानिक राजशाही बनाई गई तो लोगों को उम्मीद थी कि अब जनता की चुनी हुई सरकार चलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई सरकार थोड़ी मजबूत होती है और सेना या शाही समर्थकों के विरुद्ध कदम उठाती है तो सेना तख्ता पलट कर देती है। थाई सेना स्वयं को देश और राजशाही का रक्षक मानती है। 1932 से अब तक थाई सेना ने लगभग 20 बार लोकतांत्रिक सरकारों को गिराया है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को मजबूत बनाने के लिए 1997 में एक नया संविधान लाया गया, जिसे पीपुल्स कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। यह वो समय काल था जब थाईलैंड की जनता भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर बहुत क्रोधित थी। देश बार बार सेना के तख्ता पलट झेल चुका था और लोग चाहते थे कि कोई ऐसी संस्था बने जो यह देखे कि नेता, सरकार और संसद संविधान की सीमा में रहकर काम करें। राजा और सेना ने इस विचार का समर्थन किया क्योंकि उनके लिए यह एक सुरक्षा कवच बन गया। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई सरकार अधिक ताकतवर हो जाए और सेना या राजशाही तंत्र को चुनौती दे तो यह नई संस्था उसे रोक सकती है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाने का काम संविधान सभा ने किया, जिसमें कानून विशेषज्ञ, शिक्षाविद और राजनीति के प्रतिनिधि थे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का पर्पज था एक ऐसी अदालत जो केवल संविधान की रक्षा करे और यह देखे कि कोई भी कानून या प्रधानमंत्री नियमों से ऊपर न हो। उस समय इसे लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में बड़ा कदम माना गया, लेकिन धीरे धीरे ये अदालत भी विवादों में फंस गई क्योंकि इसके जजों की नियुक्ति राजा, सीनेटर और सेना समर्थक लोग करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने जिस नए कोर्ट को बनाकर कुछ अपेक्षाएं रखी थीं, वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अब चुनी हुई सरकारों को हटाने का माध्यम बन गई। स्थिति आज ये है कि जब भी किसी प्रधानमंत्री पर प्रश्न उठता है, चाहे वो नैतिक आचरण का हो या संविधान तोड़ने का, अंतिम निर्णय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करती है और अक्सर उसके निर्णय सेना व राजशाही के हित में होते हैं। पैटोंगटार्न शिनावात्रा, जिन्हें 29 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने प्रधानमंत्री के पद से हटाया, उनके पिता थक्सिन शिनावात्रा को 2006 में और थक्सिन शिनावात्रा की बहन यिंगलक शिनावात्रा को 2014 में ऐसे ही प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया था। उनके पिता थक्सिन शिनावात्रा टेलीकॉम बिजनेस टाइकून थे। 2001 में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उन्होंने गरीबों और किसानों के लिए हेल्थ स्कीम, आसान लोन और कई अन्य योजनाएं शुरू की। उनकी नीतियां गांवों और गरीबों में बहुत लोकप्रिय हुईं, लेकिन राजशाही, सेना और बैंकॉक की अमीर एलीट को लगा कि थक्सिन बहुत ताकतवर हो रहे हैं, इसलिए उन पर करप्शन, नेपोटिज्म, ह्यूमन राइट वायलेशन और मीडिया को कंट्रोल करने के आरोप लगाए गए। 2006 में सेना ने तख्ता पलटकर थक्सिन को हटा दिया और 2008 में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी ठहराकर 2 साल की सजा सुनाई। सजा से बचने के लिए वे 15 साल तक एक्साइल में रहे, यानी दूसरे देशों में रहे। 2023 में वे थाईलैंड वापस लौटे और जेल की बजाय VIP अस्पताल में रहे, जिस पर अब भी केस चल रहा है। इसी प्रकार थक्सिन शिनावात्रा की बहन यिंगलक शिनावात्रा कोवात्रा पर राइस स्कीम में भ्रष्टाचार करने और अपने भाई थक्सिन शिनावात्रा को बचाने के आरोप लगे और 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया। वीडियो के अंत में थाईलैंड के बारे में 2 बातें बताते हैं। पहली बात ये कि थाईलैंड का प्राचीन नाम कभी सियाम हुआ करता था। सियाम शब्द संस्कृत के श्याम शब्द से लिया गया है। कहते हैं कि थाईलैंड के मूल निवासी थोड़ा सांवले होते थे और क्योंकि प्राचीन समय में भारतवर्ष से उनके व्यापारिक रिश्ते हुआ करते थे तो वहाँ के लोगों को श्याम कहा जाने लगा, जो थाई भाषा में सियाम बन गया। दूसरी बात यह है कि 1932 में राजशाही सिस्टम समाप्त कर संवैधानिक सिस्टम लागू किया गया और फिर 1939 में सियाम नाम बदलकर थाईलैंड रख दिया गया। थाई भाषा में थाई का अर्थ होता है स्वतंत्र, यानी थाईलैंड का अर्थ हुआ स्वतंत्र लोगों का देश।